वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं स्विन हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज डेट है 6 जून और मैं लेके तैयार हूँ आज का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। चलिए इसी के साथ हमारी ये वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हर साल किस दिन विश्व स्तर पर वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे यानी विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 5 जून को, जैसा कि हम सभी जानते हैं। इस वर्ष इस दिवस की मेजबानी की थी कोलंबिया ने एवं इसके पिछले वर्ष 2019 में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की मेजबानी की थी चीन ने। बात की जाए इस दिवस के इतिहास के बारे में तो 1972 में मानव पर्यावरण पर सम्मेलन आयोजित किया गया था। उस सम्मेलन के पहले दिन विश्व पर्यावरण दिवस की स्थापना की गई एवं उसके 2 साल बाद 1974 में पहली बार ओनली वन अर्थ के नारे के साथ विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। और इसकी जो इस साल की थीम है 2020 की थीम है वह है बायोडाइवर्सिटी। बात की जाए बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। बायोडाइवर्सिटी के अंतर्गत अनेक प्रकार के पौधे एवं जंतु अपने एग्जिस्टेंस के लिए एक साथ रहकर एक हेल्दी एनवायरनमेंट का निर्माण करते हैं और यह सभी जीव जंतु एवं पौधे एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। आपने पढ़ा होगा फूड चेन, फूड लैटिस के बारे में। जैसे कि एक फूड चेन का अगर मैं एक एग्जांपल दूं, जैसे हरे पौधे हैं, हरे पौधे को कोई टिड्डी खाएगी, उस टिड्डी को कोई पक्षी खाएगा या उस पक्षी को कोई चील खाएगी और उसके बाद चील की मृत्यु के बाद जब उसका शरीर अपघटित हो जाएगा तो वह मिट्टी में पुनः मिल जाएगा एवं उस मिट्टी से पौधों का जन्म होगा। तो यह एक फूड चेन है जो चलती रहती है। तो इस चेन में हर एक जीव एवं हर एक पौधे का अपना अपना महत्व है। अगर वह उस जगह से हट जाए तो पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा। इसका एक अच्छा सा उदाहरण हाल ही में हमको देखने को मिला था कि टिड्डी ने पाकिस्तान एवं भारत के राजस्थान के कई इलाकों में आक्रमण कर दिया था और ये टिड्डियाँ इतनी बड़ी तादाद में थी, इन्होंने किसानों की फसलों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। तो इसका कारण क्या था? इसका कारण यह था कि बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण एवं मोबाइल टावरों से निकलने वाली तरंगों के कारण जो हमारे पक्षी हैं उनकी जो संख्या है वह धीरे धीरे कम होती जा रही है एवं कई प्रजातियां तो विलुप्ति की कगार पर पहुंच चुकी हैं। तो इसकी वजह से पक्षियों के विलुप्त होने की वजह से जो टिड्डी हैं उनकी संख्या बढ़ रही है, क्योंकि उन टिड्डियों को खाते हैं ये पक्षी, ये चिड़ियाँ। तो जब यह नहीं होंगे तो टिड्डियों की संख्या बढ़ेगी और वे फसलों को ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगे और इसके बाद शुरू होगा पर्यावरण असंतुलन। इसलिए इस वर्ष की जो थीम है वह है बायोडाइवर्सिटी, जो एक काफ़ी चिंता का विषय है और काफ़ी सोचने वाला विषय है। इसलिए हमको इसके प्रति जागरूकता फैलानी चाहिए। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में अनवर सागर का निधन हो गया, वह क्या थे? अनवर सागर थे एक फेमस गीतकार। ये फेमस गीतकार होने के साथ साथ ये परफॉर्मिंग राइट सोसाइटी लिमिटेड के भी सदस्य थे। 1992 में अक्षय कुमार की फिल्म आई थी खिलाड़ी, उसका एक हिट ट्रैक था बादा रहा सनम। बादा रहा सनम जो हिट ट्रैक था उसने इनको काफ़ी प्रसिद्धि दिलाई थी एवं उसी से ये प्रसिद्ध हुए थे। इसके अलावा इन्होंने कई फिल्मों में अपने गाने दिए हैं जिनके पोस्टर ये लगे हुए हैं। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में ट्यूलिप लॉन्च किया है। तो पहले ट्यूलिप है क्या? द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम। यह लॉन्च किया है हमारी केंद्र सरकार ने और केंद्र सरकार ने यह कार्यक्रम अखिल भारतीय शिक्षा परिषद, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, आवास और शहरी विकास मंत्रालय की एक संयुक्त पहल के साथ इसको शुरू किया है। इसके जो लक्ष्य हैं वो यह हैं कि शहरी स्थानीय निकायों एवं स्मार्ट शहरों में जो नए ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं उनको ट्रेनिंग के अवसर प्रदान किए जाएंगे और यह कार्यक्रम छात्रों को प्रैक्टिकल नॉलेज प्रदान करेगा और इस तरह से यह शहरों में जो कामकाज होता है उन कामकाज में नए विचार, नवीन सोच को विकसित करने में यह कार्यक्रम मददगार साबित होगा। अब बात की जाए हमारे केंद्रीय आवास व शहरी मामलों के मंत्री की, तो वह हैं हरदीप सिंह पुरी और केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अध्यक्ष हैं अनिल डी सहस्त्रबुद्धे। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल ने कौन सा सैलरी ट्रैकर मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो यह जो एप्लीकेशन है उसका नाम है मेरा वतन। यह एप्लीकेशन सरकारी कर्मचारियों के लिए लॉन्च किया गया है। दूर दराज ग्रामीण इलाकों में तैनात कर्मचारी जिनकी डीडीओ तक पहुंच नहीं होती है वे आसानी से अपने वेतन एवं अन्य विवरणों की जानकारी इस एप्लीकेशन की सहायता से ले सकते हैं।
और यह एप्लीकेशन एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पर जम्मू कश्मीर भुगतान प्रणाली के कंप्यूटरीकरण को एंड टू एंड तक पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के जम्मू कश्मीर सेंटर द्वारा विकसित की गई थी। बात की जाए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के जो वर्तमान में उप महानिदेशक हैं वह हैं अभय कुमार और इसकी स्थापना 1988 में की गई थी। चलिए इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा। हाल ही में केंद्र सरकार ने विदेशों से लौटने वाले भारतीय नागरिकों के लिए किस योजना की शुरुआत की है? तो यह जो योजना है वह है स्वदेश। स्वदेश का फुल फॉर्म है स्किल्ड वर्कर अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। इस पहल का लक्ष्य कौशल व अनुभव के आधार पर योग्य नागरिकों का एक डेटाबेस तैयार करना है और ये डेटाबेस उन नागरिकों को जॉब ढूंढने के लिए हेल्प करेगा। अब बात की जाए यह जो योजना है यह योजना कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और विदेशी मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है। बात की जाए कौशल विकास व उद्यमिता मंत्री जो हैं वह कौन है? यह हैं महेंद्र नाथ पांडे। नागरिकता उड्डयन के राज्य मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी और जो हमारे वर्तमान में विदेश मंत्री हैं वह हैं सुब्रमण्यम जयशंकर। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर क्या करने की मंजूरी दे दी है? तो इसका जो नाम बदलकर डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट नाम करने की मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 11 जनवरी 2020 को पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलने के लिए घोषणा की थी। बात की जाए कोलकाता पोर्ट के बारे में तो यह भारत का ओल्डेस्ट पोर्ट है और इसका निर्माण 1870 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा करवाया गया था। यह फ्रेश वाटर पर बना हुआ एक पोर्ट है। बात की जाए श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में, यह जवाहरलाल नेहरू जी के समय में केंद्र सरकार के मंत्री थे। उसके बाद इन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना की। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 की मेजबानी किसने की? तो इसकी मेजबानी की ब्रिटेन ने। जैसा कि आप मैप पे देख सकते हैं, वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट की मेजबानी ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन द्वारा की गई थी और इस समिट में भारत का प्रतिनिधित्व हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी द्वारा किया गया था। इस समिट में दुनिया भर के 50 देशों के राष्ट्राध्यक्षों, मंत्रियों एवं बिजनेस लीडरों ने भाग लिया था और भारत ने अंतर्राष्ट्रीय टीकाकरण के लिए $15 मिलियन का योगदान दिया है। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में प्राचीन माया सभ्यता की सबसे बड़ी और पुरानी ज्ञात संरचना किस देश में मिली है? तो यह देश है मैक्सिको। एरियल रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी की मदद से इस संरचना का पता लगा और यह आयत के फॉर्म में है जो 1000 से 800 BC पहले बनी थी, ऐसा अनुमान है। यह संरचना 400 मीटर चौड़ी है और 1400 मीटर लंबी है और यह 10 से 15 मीटर इसकी ऊंचाई है। वॉल्यूम के हिसाब से यह गीजा की पिरामिड से भी बड़ी है। बात की जाए मैक्सिको की तो मैक्सिको की जो कैपिटल है वह है मैक्सिको सिटी, करेंसी है पेसो। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश के बीच वर्चुअल समिट आयोजित हुआ? यह देश है ऑस्ट्रेलिया। बात की जाए ऑस्ट्रेलिया के बारे में, यह ऑस्ट्रेलिया की स्थिति है और यह है हमारा भारत। यह पहला मौका था जब पीएम मोदी ने किसी राष्ट्र अध्यक्ष से वर्चुअल चर्चा की थी। यह दोनों देशों के लिए बहुत अहम बैठक थी और इसमें कई मुद्दों पर चर्चा की गई एवं कुल 7 समझौतों पर सहमति बनी। इनमें सबसे बड़ा फैसला यह हुआ कि दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के मिलिट्री बेसिस का इस्तेमाल कर सकेंगी। इसके अलावा साइबर टेक्नोलॉजी, माइनिंग, प्रोसेसिंग, डिफेंस साइंस टेक्नोलॉजी एवं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जैसे मुद्दों पर सहयोग की बात हुई। अब बात की जाए ऑस्ट्रेलिया के बारे में, ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल है वह है कैनबरा, करेंसी है डॉलर और जो पीएम है वह है स्कॉट मॉरिसन। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में इप्सिता दास गुप्ता ने किस कंपनी के कंट्री मैनेजर के रूप में पदभार संभाला है? तो यह कंपनी है एप्पल। इप्सिता दास इसके पहले हॉटस्टार में प्रेसिडेंट के पद पर थी और यह एप्पल में खुशबू पनवार का स्थान लेंगी। बात की जाए एप्पल के बारे में, एप्पल दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है और इसकी स्थापना
1 अप्रैल 1976 को कैलिफोर्निया यूएसए में हुई थी। एप्पल के जो फाउंडर हैं वह हैं स्टीव जॉब्स और जिसके जो सीईओ हैं वह हैं टिम कुक। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा। हाल ही में किसने पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बनाने की घोषणा की है? यह घोषणा की है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के द्वारा। इस फंड के जरिए आरबीआई पूर्वोत्तर राज्यों में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने व भुगतान प्रणाली को डिजिटल बनाने का प्रयास करेगा। आरबीआई द्वारा प्रारंभ में 250 करोड़ का योगदान दिया गया है। साथ बात की जाए आरबीआई के बारे में तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वह मुंबई में है और वर्तमान में इसके जो गवर्नर हैं वह शक्तिकांत दास हैं, जो इसके 25वें गवर्नर हैं, शक्तिकांत दास। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने डिप्रेशन से ग्रस्त कर्मियों के लिए स्पंदन अभियान की शुरुआत की है? तो यह शुरुआत की है छत्तीसगढ़ पुलिस ने। इस अभियान के तहत पुलिस कर्मियों में मानसिक तनाव डिप्रेशन की जांच की जाएगी व परामर्श सत्र, संगीत व योग थेरेपी के सत्र आयोजित होंगे, जिससे पुलिस कर्मियों की तनाव को हम दूर कर सकेंगे। और बात की जाए छत्तीसगढ़ के बारे में, छत्तीसगढ़ की जो सीएम है वह है भूपेश बघेल, गवर्नर हैं अनुसुईया उइके। चलिए इसी के साथ आज की हमारी यह वीडियो ख़त्म करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एवं अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल फिर मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।